तो आज हम एक ऐसी चीज़ पर डीप डाइव करने वाले हैं जो हम सबकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। जब भी हम दुनिया के उन 1% बेहद सफल लोगों और बाकी 99% स्ट्रगल कर रहे लोगों के बीच का अंतर देखते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, दिन रात एक किया होगा। हाँ, एग्जैक्टली। हम मान लेते हैं कि जो लोग दिन के 16-16 घंटे बिना रुके काम करते हैं, बस वही सक्सेसफुल होते हैं। या फिर हम कहते हैं कि किस्मत का खेल है। लेकिन आज हम जिस कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, वो इस पूरे हसल कल्चर को ना एकदम चैलेंज करता है। बिल्कुल, ये सच में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। सही में। तो हम आज इंडी फिलॉसफी यूट्यूब चैनल के एक बहुत ही फैसिनेटिंग वीडियो ब्रेकडाउन पे चर्चा कर रहे हैं, और उनके एक बड़ा ही गहरा सवाल है, क्या हो अगर हमारी किस्मत और सक्सेस इस बात पर निर्भर ही नहीं करती कि हम दिन के 16 घंटे क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर तय होती है कि हम सोने से ठीक 2 मिनट पहले किस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है शुरू में, लेकिन ये एक ऐसा नजरिया है जो नींद को देखने का हमारा पूरा चश्मा ही बदल देता है। वही ना, क्योंकि नींद को तो हम बस थकान मिटाने का जरिया मानते हैं। एग्जैक्टली आमतौर पर हम नींद को बस एक बायोलॉजिकल जरूरत मानते हैं ना, एक ऐसी जगह जहां हमारी बैटरी रिचार्ज होती है। लेकिन अगर हम इसको न्यूरोलॉजी और थोड़ा एंशिएंट फिलॉसफीज के नजरिए से देखें, तो नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये एक्चुअली एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने का एक ब्रिज है। एक ब्रिज है? इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जब हम सोने जाते हैं ना, तो हमारा चेतन मन, यानी जिसे हम अपना लॉजिकल या कॉन्शियस दिमाग कहते हैं, वो शट डाउन होने लगता है। और ठीक उसी वक्त हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, जो दिन भर बैकग्राउंड में चुपचाप सारा डेटा प्रोसेस कर रहा था ना, वो पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। चलिए इसको ना एक थोड़ा खुलकर समझते हैं। मैं इसको एक एनालॉजी से देखता हूँ। हमारे दिमाग को एक क्लब के बाउंसर की तरह समझ लीजिए। ओके, बाउंसर, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, मतलब हमारा जो लॉजिकल दिमाग है ना, वो उस सख्त बाउंसर की तरह है जो दिन भर हमारे दिमाग के दरवाजे पर खड़ा रहता है। अब अगर कोई भी नया, अजीब या थोड़ा रिस्की आइडिया आता है, तो ये बाउंसर उसको अंदर आने ही नहीं देता। हाँ, वो फिल्टर कर देता है सब कुछ। बिल्कुल, वो कहता है कि नहीं, ये लॉजिकल नहीं है, इससे हमें खतरा हो सकता है। लेकिन रात को सोने से ठीक पहले के जो 2 मिनट होते हैं ना, उस वक्त ये बाउंसर एक स्मोक ब्रेक पर चला जाता है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? और यही वो वक्त होता है जब सबसे अजीब, सबसे क्रिएटिव और सच कहूं तो सबसे पावरफुल आइडियाज बिना किसी रोक टोक के सीधे क्लब के अंदर, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाते हैं। ये बाउंसर वाला एग्जाम्पल ना उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाता है, जिसे साइंस के भाषा में ब्रेन वेव स्टेट्स कहते हैं। दिन भर जब आपका वो बाउंसर ड्यूटी पर होता है ना, तब हमारा दिमाग बीटा स्टेट में काम कर रहा होता है। बीटा स्टेट यानी फास्ट ब्रेन वेव्स। हाँ, लगभग 14 से 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। इस स्टेट में लॉजिक होता है, स्ट्रेस होता है और बेसिक सर्वाइवल की चिंता होती है। लेकिन जब हम बिस्तर पर लेटते हैं और पलकें भारी होने लगती हैं, तो फ्रीक्वेंसी धीमी होकर अल्फा स्टेट में आ जाती है। राइट, जब हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। एग्जैक्टली। और फिर ठीक नींद की गहराई में फिसलने से पहले के वो कुछ पल, जब इंसान ना तो पूरी तरह जाग रहा होता है और ना ही पूरी तरह सो रहा होता है, वहां दिमाग थीटा स्टेट में चला जाता है। और इसी थीटा स्टेट को हाइप्नोगॉजिक स्टेट भी कहा जाता है ना? जहां कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की दीवार एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाती है। सही पकड़ा आपने, ये वो ट्वाइलाइट जोन है दिमाग का। इस पर मुझे ना सोर्स मटेरियल से थॉमस एडिसन की एक बड़ी ही अजीब आदत याद आ रही है। आपको पता है एडिसन क्या करते थे? वो जानबूझकर अपने हाथ में एक लोहे की भारी बॉल लेकर एक आराम कुर्सी पर झपकी लेते थे। हाँ, और नीचे एक मेटल की प्लेट रखते थे, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। तो होता क्या था कि जैसे ही वो उस अल्फा से थीटा स्टेट में जाते, यानी उस आधी नींद वाली कंडीशन में, उनकी मसल्स ढीली पड़ जाती थी। हाँ। और वो लोहे की बॉल हाथ से छूटकर सीधे उस मेटल प्लेट पर गिरती थी। और उसकी तेज आवाज से वो एकदम झटके से जाग जाते थे। बिल्कुल, मतलब वो जानबूझकर अपनी नींद तोड़ते थे। और इसके पीछे की जो न्यूरोबायोलॉजी है ना, वो बहुत ही कमाल की है। एडिसन को पता था कि अगर वो गहरी नींद में चले गए, जिसे हम डेल्टा स्टेट कहते हैं, तो वो अपने क्रिएटिव आइडियाज भूल जाएंगे। राइट। और अगर वो पूरी तरह जागते रहे, तो वही उनका लॉजिकल बाउंसर
नए आइडियाज को पैदा ही नहीं होने देगा। इसलिए वो ठीक उस दहलीज पर, उस थ्रेशोल्ड पर खड़े होकर आइडियाज को पकड़ना चाहते थे। हिप्नोगॉजिक स्टेट को हैक कर रहे थे वो। बिल्कुल। उस स्टेट में दिमाग डेटा के ऐसे अजीबोगरीब कनेक्शंस बनाता है जो शायद जागते हुए इंसान को बिल्कुल बेतुके लगेंगे, लेकिन सच में वही सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज होते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ मुझे ना एक पॉइंट थोड़ा खटक रहा है। हम जिस लॉजिकल दिमाग को इतनी ईजिली डार्किनार करने की बात कर रहे हैं, एक्चुअली उसी ने तो इंसानियत को जिंदा रखा है ना। ये आपका बहुत ही वैलिड पॉइंट है। लॉजिक एक सर्वाइवल टूल है। वही तो, अगर हम अपना लॉजिक कंप्लीटली बंद कर दें तो क्या हम अपने सबकॉन्शियस को बेतुके डर और इलॉजिकल ख्यालों के लिए ओपन नहीं कर रहे हैं? मतलब ये रिस्की नहीं है? ये सच में एक बहुत जायज चिंता है। देखिए, लॉजिक असल में हमारा एक सेफ्टी कवर है। ये हमें सिखाता है कि आग में हाथ डालने से जल जाएंगे, है ना? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? कहाँ? प्रॉब्लम ये है कि लॉजिक हमेशा हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस और पास्ट डेटा के बेसिस पर काम करता है। वो पास्ट को देखता है, फ्यूचर की असीमित संभावनाओं को नहीं देख सकता। आई सी। तो वो एक फ्रेम के अंदर ही सोचता है। एग्जैक्टली। वो आपको सेफ तो रख लेगा, पर वो आपको कुछ भी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स या नया खोजने नहीं देगा। तो हिप्नोगॉजिक स्टेट उस पुराने डेटाबेस को बाईपास करने का एक नेचुरल तरीका है, ताकि आप उन जवाबों तक पहुंच सकें जो लॉजिक के उस लिमिटेड दायरे से बाहर है। ओके, तो एडिसन ने लोहे की बॉल से इस सिस्टम को हैक करना सीख लिया था। लेकिन मुझे जो चीज़ इस पूरे वीडियो डीप डाइव में सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग लगी, वो ये है कि ईईजी मशीन्स और मॉडर्न स्लीप लैब्स के आने से हज़ारों साल पहले हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने इस अल्फा और थीटा स्टेट को ऑलरेडी डिकोड कर लिया था। सही बात है। ये हिस्ट्री का एक बहुत फैसिनेटिंग हिस्सा है। जैसे मांडुक्य उपनिषद को ही देख लीजिए। उसमें चेतना या कॉन्शियसनेस की 4 अवस्थाओं का जिक्र किया गया है: जागृत, स्वप्ना, सुषुप्ति और तुरिया। अब जागृत मतलब जागना और स्वप्ना मतलब सपने देखना, ये तो समझ आता है। लेकिन ये सुषुप्ति और तुरिया एक्चुअली क्या है? इनको आज की मॉडर्न साइंस के साथ मैप करना बहुत क्लियर है। जैसे आपने कहा, जागृत अवस्था वही है जिसे अभी हमने बेटा स्टेट कहा, और स्वप्ना अवस्था वो है जिसे साइंस रेम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट कहती है। ओके, तो सुषुप्ति क्या हुई? उसके बाद आती है सुषुप्ति। ये बहुत ही गहरी बिना सपनों वाली नींद होती है, जिसे आज की साइंस डेल्टा स्टेट कहती है। इस स्टेट में बेसिकली बॉडी अपनी हीलिंग करती है, सेल्स रिपेयर होते हैं। लेकिन, और ये पॉइंट बहुत जरूरी है, जो सबसे रहस्यमयी और पावरफुल स्टेट उपनिषदों में बताई गई है, वो है तुरिया। तुरिया, जिसका मतलब लिटरली चौथा या फोर्थ होता है? हाँ, द फोर्थ। ये वो अवस्था है जिसे आज की क्वांटम साइंस और साइकोलॉजी लूसिड अवेयरनेस जो क्वांटम स्टेट से जोड़कर देखती है। तुरिया में क्या होता है कि आप सो रहे होते हैं, बॉडी पूरी तरह फिजिकली रिलैक्स्ड होती है, लेकिन आपकी चेतना, आपकी अवेयरनेस पूरी तरह से जागृत होती है। ओह वाओ, मतलब आप अपने ही थॉट्स को एक ऑडियंस की तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एक प्योर विटनेस मोड में। और इसको अगर हम थोड़ा ऋग्वेदा के ज्ञान से भी कनेक्ट करें ना, तो वहां स्पेसिफिकली बताया गया है कि ये पूरा जो यूनिवर्स है वो स्पंद यानी वाइब्रेशंस बिल्कुल से बना है। और आज की मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स भी सेम यही तो कहती है कि हर सॉलिड चीज असल में सिर्फ एनर्जी का एक वाइब्रेशन है। बिल्कुल, राइट। तो अगर सब कुछ वाइब्रेशन है, तो हमारे थॉट यानी विचार भी तो एक फ्रीक्वेंसी हुए ना। तो हम जब सोते हैं तब हम फिजिकली कुछ नहीं कर रहे, हम बस एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन कर रहे होते हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। और वेदों में उस जगह या उस यूनिवर्सल सोर्स का भी नाम दिया गया है जहां से हम ये ट्यून इन करते हैं। उसे कहा गया है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, इसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो शायद गोल्डन वूम बनता है। लेकिन वूम यानी गर्भ ही क्यों? इसको कोई लाइब्रेरी या यूनिवर्सल डेटाबेस भी तो बोल सकते थे ना? ये टर्म बहुत डीप है। सोचिए, गर्भ एक ऐसी जगह होती है जहां बाहर एकदम अंधेरा होता है, लेकिन उसी अंधेरे में बिना किसी बाहरी शोर या कॉन्शियस एफर्ट के एक पूरे नए जीवन का निर्माण होता है। वाओ, हाँ,
एक नेचुरल क्रिएशन प्रोसेस। बिल्कुल। वेदों का ये मानना था कि इस यूनिवर्स के हर सवाल का जवाब, हर बड़ी इन्वेंशन का आइडिया पहले से ही उस हिरण्यगर्भा में एक बीज की तरह मौजूद है। तो जब आप एक सही मेंटल स्टेट में सोते हैं ना, तो आप नेचुरली अपने इंडिविजुअल दिमाग को उस यूनिवर्सल वूम के साथ सिंक कर देते हैं। इसको ना अगर हम आज की टेक जनरेशन की भाषा में समझें तो ये लिटरली एक गूगल सर्च करने जैसा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, मान लीजिए आपके दिमाग में कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है। आप उसे गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं और एंटर दबा देते हैं। अब एंटर दबाने के बाद क्या आप स्क्रीन के आगे बैठकर पसीना बहाते हैं कि गूगल का सर्वर ठीक से काम कर रहा है या नहीं? नहीं, हम तो अज्यूम करते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। एग्जैक्टली। क्या आप गूगल का एल्गोरिज्म चेक करने जाते हैं? नहीं, आप बस रिलैक्स होकर चेयर पर पीछे टिक जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बस अभी 2 सेकंड में जवाब लोड हो जाएगा। तो सोने से पहले के वो जो 2 मिनट है ना, वो टेक्निकली बस हमारा वो एंटर बटन है। ये गूगल वाली एनालॉजी सच में बिल्कुल परफेक्ट बैठती है यहाँ पर। और मजे की बात पता है क्या है? ये सब एंशिएंट दुनिया में सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, इसके प्रॉपर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जैसे एंशिएंट इजिप्ट में स्लीप टेम्पल्स हुआ करते थे। वहां पर अगर किसी इंसान को कोई ऐसी बीमारी होती थी जिसका इलाज नहीं मिल रहा, या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल या लाइफ डिसीजन लेना होता था, तो लोग वहां आते थे और प्रीस्ट्स के प्रॉपर गाइडेंस में एक खास रिचुअलिस्टिक तरीके से सोते थे। अच्छा, सिर्फ एक स्पेसिफिक तरीके से सोने के लिए टेम्पल बनाए थे? हाँ, और इसी तरह ग्रीक फिलॉसफी में इस टेक्निक को इंक्यूबेशन कहा गया। ग्रीक लोग टेम्पल्स में सोते थे ताकि गॉड्स उन्हें सपने में आकर जवाबों के जरिए गाइड कर सकें। तो इसका मतलब ये प्रोसेस कंसिस्टेंटली काम करता था, तभी अलग अलग कल्चर्स इसको फॉलो कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आज हम अपने इस आम से बेडरूम में बैठकर उस यूनिवर्सल एंटर बटन को सही तरीके से कैसे दबा सकते हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आज की डिस्कशन का। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रात को बस बिस्तर पर गिरे, खर्राटे लिए और सुबह अचानक से ब्रह्मांडीय ज्ञान मिल गया। सोर्स मटेरियल में विज्ञान भैरव तंत्र का मेंशन है, जहां भगवान शिवा ने माता पार्वती को शून्य में उतरने यानी वॉइड में एंटर करने की एक स्पेसिफिक टेक्निक सिखाई है। बिल्कुल, जिसे आज हम आमतौर पर शवासना के नाम से जानते हैं। लेकिन देखिए, ये सिर्फ पीठ के बल लेट जाना नहीं है। इसमें एक्चुअल में आपको मेंटली और फिजिकली खुद को इतना शिथिल करना होता है, इतना रिलैक्स करना होता है कि आपको प्रैक्टिकली फील ही ना हो कि आपका कोई शरीर है। ओह, यानी कंप्लीट फिजिकल डिटैचमेंट। हाँ, अपने जबड़े से, अपने कंधों से सारा अक्यूमुलेटेड स्ट्रेस और टेंशन रिलीज करना। और जब माइंड एकदम शांत होने लगे, जब वो हिप्नोगॉजिक स्टेट करीब आने लगे, तब अपने करियर, अपने रिलेशनशिप या हेल्थ से जुड़ा सिर्फ एक क्लियर सवाल अपने दिमाग में ड्रॉप करना होता है। और यहाँ पर आकर बात सच में बहुत माइंड बॉगलिंग हो जाती है मेरे लिए। मतलब आप खुद सोचिए, इंसान के दिमाग की यही तो सबसे बड़ी परीक्षा है। एक सवाल पूछना और फिर उसके जवाब के बारे में ना सोचना। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव जरूर लगता है। बहुत ज्यादा। अब मान लीजिए आप रात के अंधेरे में छत को घूर रहे हैं। आपने खुद से एक सवाल पूछा कि क्या मुझे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए? अब सवाल पूछते ही आपका जो वो लॉजिकल दिमाग है वो तुरंत आंसर्स ढूंढने के लिए फड़फड़ाने लगता है। हाँ, पैनिक मोड ऑन हो जाता है। बिल्कुल। वो EMI की टेंशन, अगले दिन बॉस का चेहरा, फ्यूचर सिक्योरिटी का डर, सब एक साथ सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो सवाल पूछकर जवाब के बारे में ना सोचना साइकोलॉजिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नहीं लगता? मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया ना कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें खुद ही फोर्सफुली निकालना है। लेकिन अगर आप खुद ही आंसर ढूंढने लग गए, तो मतलब आपने उस लॉजिकल बाउंसर को वापस ड्यूटी पर बुला लिया। अरे हाँ, बाउंसर जग गया तो फिर नए आइडियाज नहीं आएंगे। एग्जैक्टली। यहीं पर साइकोलॉजी का एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट ज़ेगार्निक इफेक्ट पिक्चर में आता है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो वेटर होता है वो आपसे लंबा चौड़ा ऑर्डर लेता है ना, और बिना नोटपैड पे लिखे उसको सब याद रहता है। हाँ, वो दिमाग में लिस्ट बना लेता है। पर जैसे ही आप खाना खा लेते हैं और अपना बिल चुका देते हैं, वो वेटर उस ऑर्डर को तुरंत भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काम पूरा हो गया ना, टास्क कंप्लीट, तो उसके दिमाग में वो लूप क्लोज हो गया है कि हमारा इंसानी दिमाग
पूरी हो चुकी बातों को जल्दी भूल जाता है, लेकिन जो अधूरे काम है या जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है उनको वो दिमाग के बैकग्राउंड में लगातार जिंदा रखता है। ओह वाओ, तो मतलब जब हम क्वेश्चन देकर सो जाते हैं तो वो दिमाग के लिए एक ओपन लूप बन जाता है। और अब क्योंकि आपका वो लॉजिकल बाउंसर सो चुका है, आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात बिना थके पूरे 8 घंटे उस ओपन क्वेश्चन पर काम करता है। इनक्रेडिबल। वो रात भर में न्यूरॉन्स के नए पाथवेज बनाता है, आपकी सारी पास्ट मेमोरीज के डेटाबेस को नेचुरली स्कैन करता है और उस हिरण्यगर्भ से सही सॉल्यूशन डाउनलोड करने की कोशिश करता है। और इसलिए शायद हमें अगले दिन सुबह जब हम नहा रहे होते हैं या ऐसी गाड़ी चला रहे होते हैं तो अचानक से दिमाग में झपकारा सा होता है जिसे हम इपिफनी कहते हैं, हाँ, लाइट बल्ब मोमेंट। है ना? हमें अचानक लगता है कि अरे वाह, मुझे कल रात की प्रॉब्लम का ये आइडिया अचानक से कैसे आ गया। लेकिन फैक्ट ये है कि वो अचानक नहीं आया, दिमाग रात भर उसी ओपन लूप पर शिफ्ट लगा के काम कर रहा था। सही कहा। लेकिन इस मैजिक ट्रिक की एक बहुत बड़ी शर्त भी है। अगर ये सुनने में इतना ही सिंपल लगता है तो सवाल ये है कि हर कोई इसे सक्सेसफुली कर क्यों नहीं पाता। हाँ, पॉइंट है। क्या कैच है इसमें? कैच ये है कि ये टेक्निक भगवत गीता के 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स निष्काम कर्मा और साक्षी भाव यानी विटनेस कॉन्शियसनेस की डिमांड करती है। साक्षी भाव का मतलब है बिना किसी पर्सनल जजमेंट के या बिना किसी पैनिक के सिर्फ एक न्यूट्रल स्पेक्टेटर बनकर अपने थॉट्स को आते जाते देखना। मतलब अगर मैं रात को क्वेश्चन पंच कर रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर उस सिचुएशन को लेकर डर, एंग्जाइटी या बहुत डीप डाउट चल रहे हैं तो ये ट्रिक फेल हो जाएगी। तो फेल ही नहीं होगी बल्कि ये प्रैक्टिकली बैकफायर कर जाएगी। उपनिषदों में एक बहुत ही गहरा और सच में बहुत पावरफुल सूत्र है, भावो ही विद्यते देवा। भावो ही विद्यते देवा, या जिसका सिंपल अनुवाद होगा कि भावना या इमोशन में ही देवता का वास है। एग्जैक्टली जी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप इस यूनिवर्स को जो भी सिग्नल भेजते हैं ना, वो आपके शब्दों का नहीं होता। यूनिवर्स वर्ड्स नहीं समझता, वो आपकी फीलिंग्स और वाइब्रेशन समझता है। राइट। तो अगर आप डर, टेंशन और कंफ्यूजन के साथ सवाल ड्रॉप कर रहे हैं तो आप इफेक्टिवली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे हैं कि डर ही मेरी रियलिटी है। इस डर को श्रद्धा से रिप्लेस करना पड़ता है। और हम यहाँ किसी रिचुअलिस्टिक या रिलीजियस श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ श्रद्धा का साइकोलॉजिकल डेफिनेशन एक छोटे बच्चे के उस ब्लाइंड ट्रस्ट की तरह है। जब आप एक बच्चे को हवा में उछालते हैं ना, तो वो रोता या डरता नहीं है, बल्कि वो खिलखिलाकर हंसता है, क्योंकि उसे अपने अंदर एक अटूट विश्वास होता है कि उसकी माँ उसे गिरने से पहले पकड़ लेगी। ओ मैन, इस इमोशन वाले हिस्से ने तो मुझे सच में बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया है। मतलब इस नए पर्सपेक्टिव से जरा देखिए कि आजकल के मॉडर्न टाइम में लोग सोने से ठीक पहले एक्चुअली कर क्या रहे हैं। स्क्रीन टाइम है ना? बिल्कुल। हम बिस्तर पर लेटे हैं, हाथ में फोन है और हम लगातार डूम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव न्यूज़ पढ़ रहे हैं या इंस्टाग्राम पे किसी स्ट्रेंजर की सो कॉल्ड परफेक्ट वेकेशंस देखकर खुद को कोस रहे हैं, या फिर ऑफिस की नेक्स्ट मॉर्निंग मीटिंग को लेकर भयंकर एंग्जाइटी में है। और ये साइंस भी कंफर्म करती है कि आप सोने से ठीक पहले जिस डीप इमोशन को फील करते हैं, वो फीलिंग पूरी रात आपके नर्वस सिस्टम में एक कंटिन्यूअस लूप पर सेट हो जाती है। यस, मतलब इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि जैसे आपने सोने से पहले अपने फ़ोन का म्यूज़िक प्लेयर चालू किया, उसमें एक बहुत ही डिप्रेसिंग गाना लगाया और उसको रिपीट मोड पर छोड़कर सो गए। ये एनालॉजी बिल्कुल स्पॉट ऑन है और ये कोई मेटाफोर नहीं है, ये एक प्रूवन बायोलॉजिकल रियलिटी है। अगर आप रात को स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन लेकर सोते हैं तो आपकी बॉडी पूरी रात कॉर्टिसोल हार्मोन पंप करती रहती है। कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, मतलब आपका दिमाग और शरीर लगातार 8 घंटे तक सिर्फ टेंशन लेने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी तो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि 8 घंटे सोने के बाद भी वो सुबह इतना ड्रेन्ड या थका हुआ क्यों फील करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग तो रात भर इंटरनली लड़ रहा था। ये सच में बहुत स्कैरी थॉट है। तो इसका ऑपोजिट भी तो ट्रू होगा ना। अगर आप ग्रैटिट्यूड, शांति और एक क्लियर सॉल्यूशन की उम्मीद के साथ सो रहे हैं तो आप इफेक्टिवली 8 घंटे सक्सेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जैक्टली।
8 घंटे आपका सिस्टम हील कर रहा है और ग्रो कर रहा है। पर लोग समझ ही नहीं रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया कि हम खुद रोज रात को अपने ही सुपर कंप्यूटर दिमाग को हैक करके उसमें स्ट्रेस का वायरस डाल रहे हैं और फिर दिन में कंप्लेन करते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारी मेहनत रंगी नहीं ला रही। वही तो ट्रेजेडी है। हम दिन में 16 घंटे पाढ़ों की तरह मेहनत करते हैं और फिर रात के बस उन आखिरी 2 मिनट की आदत से, उस गलत प्रोग्रामिंग से पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है। और इसलिए इस पूरी प्रोसेस को हैंडल करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने एक बड़ा फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव दिया है। उनका एक स्टेटमेंट है, सोहम अस्मि, यानी जो वो परम शक्ति है या यूनिवर्सल पावर है, वो मैं ही हूँ। हाँ, आई एम दैट। हाँ, उनका मानना था कि हर एक इंसान के अंदर, उसके सबकॉन्शियस माइंड में उस डिवाइन रियलिटी तक पहुंचने की कैपेबिलिटी नेचुरली मौजूद है। लेकिन विवेकानंद आगे ये भी वार्न करते हैं कि ये मैजिकल पावर बिना वैराग्य और बिना अभ्यास के ट्रिगर नहीं होती। वैराग्य और अभ्यास मतलब डिटैचमेंट और प्रैक्टिस। तो ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर आप आज रात ही बिस्तर पर लेटकर पहली बार इसको ट्राई करेंगे तो आपका दिमाग गारंटी 100 बार भटकेगा। आपको बार बार अपना फोन चेक करने की तलब उठेगी, थॉट्स घूमते रहेंगे। इसीलिए इसको सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक साधना कहा गया है। साधना मतलब एक ऐसी डीप डिसिप्लिन जिसे आपको हर रोज पूरे निष्ठा के साथ निभाना है। सोने से पहले इस बाहरी शोर शराबे को लिटरली म्यूट करना, अपने सभी डिजिटल स्क्रीन्स को किसी दूसरे कमरे में बंद करना और फिर अपने ही अंदर के उस सन्नाटे को, उस शांति को बिना किसी डर के बर्दाश्त करना। और वही सन्नाटा हमें सबसे ज्यादा डर आता है। सही बात है। आजकल के एवरेज इंसान के लिए अपने फोन के बिना सिर्फ अपने ही ख्यालों के साथ 10 मिनट अकेले बैठना ही शायद दुनिया का सबसे खौफनाक और मुश्किल काम बन गया है। और सच कहूँ तो यही हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी करंट चैलेंज है। देखिए, दिन भर अपना पूरा लॉजिक लगाना, खूब एक्शन लेना, मेहनत करना, ये तो हमारा कर्म है, हमारा हक है। लेकिन रात आते ही उस कर्म के फाइनल रिजल्ट की चिंता को, उस एंग्जाइटी को उस बड़ी ब्रह्मांडीय चेतना या यूनिवर्स पर सरेंडर करके आराम से नींद में चले जाना, ये सरेंडर करना एक ऐसी सटल आर्ट है जिसे मॉडर्न दुनिया पूरी तरह भूल चुकी है। जब तक हम अपने पर्सनल ईगो को, अपने उस मैं सब कंट्रोल करूंगा वाले इल्यूजन को किनारे रखकर उस हिरण्यगर्भा पर सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक वो डीप क्रिएटिविटी का दरवाजा खुलेगा ही नहीं। बिल्कुल, सरेंडर ही की है। हमारा दिमाग बेसिकली एक हाईली एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर है। हम दिन भर इसे हजारों अलग अलग कमांड देते हैं, टास्क करवाते हैं, लेकिन दिन के बिल्कुल आखिर में उसके शटडाउन होने से ठीक 2 मिनट पहले का जो फ्रेम है, वही तय करता है कि वो सुपर कंप्यूटर रात भर बैकग्राउंड में कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करेगा। और सबसे एस्टॉनिशिंग बात ये है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने ये सब उस दौर में समझ लिया था जब हमारे पास ब्रेन वेव मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था। आज की न्यूरोसाइंस और हजारों साल पुराने वेद भले ही कंप्लीटली अलग अलग भाषाएं बोलते हों, लेकिन दोनों का जो फाइनल इशारा है वो एक ही डायरेक्शन में है। बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में है। और जाते जाते ये चर्चा एक ऐसा थॉट पीछे छोड़ती है जो सच में हम सब की नींद उड़ा सकती है, आयरॉनिकल तरीके से। वो कैसे? देखिए, अगर क्वांटम फिजिक्स लिटरली ये प्रूफ कर रही है कि हम अपनी नींद में उसी रियलिटी को अपनी जिंदगी में खींचते हैं जिस डोमिनेंट इमोशन के साथ हम सोते हैं, और दूसरी तरफ साइकोलॉजी का वो ज़ाइगार्निक इफेक्ट हमें बताता है कि दिमाग उन अनरिजॉल्व बातों और गुस्से पर रात भर अग्रेसिवली काम करता रहता है, तो ज़रा एक सेकंड के लिए आज की इस मॉडर्न दुनिया की करंट स्टेट के बारे में सोचिए। आप कलेक्टिव माइंडसेट की बात कर रहे हैं? हाँ, जब आज रात और रोज रात लाखों और करोड़ों लोगों का एक पूरा का पूरा समाज अपने हाथों में फोन लेकर सोशल मीडिया का वो अधूरा गुस्सा, कंपैरिजन का फ्रस्ट्रेशन और एक्सट्रीम स्ट्रेस लेकर एक साथ सोता है, तो क्या वो लोग सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ और पर्सनल फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? ओह, ये सच में एक बहुत डार्क थॉट है ना? या फिर क्या हम सब मिलकर जाने अनजाने में उस यूनिवर्सल सर्वर के अंदर अपनी कलेक्टिव एंजाइटी फीड कर रहे हैं और पूरी ह्यूमन रेस के लिए एक बेहद खतरनाक, बेहद डरावनी कलेक्टिव रियलिटी का निर्माण कर रहे हैं? हम सब एज अ सोसाइटी अपना कैसा कल बना रहे हैं,
ये सच में सबको सोचना चाहिए। एग्जैक्टली तो इस डीप और थोड़ा अनसेटलिंग थॉट के साथ ही आज के इस बहुत ही ख़ास डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। हमें उम्मीद है इसने आपको कुछ नया सोचने पे ज़रूर मजबूर किया होगा। बिल्कुल, और कल रात सोने से पहले अपने 2 मिनट ध्यान से यूज़ कीजिएगा। सही बात है। तो अगली बार फिर किसी ऐसे ही माइंड बेंडिंग टॉपिक की डीप डाइव में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।